बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 12 जुलाई 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग स्टार्ट हुई अब तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। इन 1.5 साल के दौरान हमने एक वर्ड तो मुतअद्दिद मरतबा सुना, इंटरनेशनल मीडिया पर भी, रशिया के ऑफिशियल्स के मुंह से भी, और हम भी अपनी वीडियोस के अंदर बात करते रहते हैं, जंगे अजीम सोम, वर्ल्ड वॉर 3। ये लफ्ज़ कोई नया नहीं है, या फिर ये सिचुएशन जो बन निकली है रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की वजह से, ये सिचुएशन भी कोई नई नहीं है, बल्कि इससे कबल तकरीबन 73 बरस कबल ये दोनों बड़ी ताकतें रशिया और अमेरिका आमने सामने आ चुके थे। आमने सामने क्या, एक जंग के अंदर भी उतर चुके थे, और फिर बीच में चाइना भी आ गया था। तो ये जंग अजीम सोम की सिचुएशन बिल्कुल करीब आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा करीब कि आज भी इतनी करीब खुदा न खास्ता कि ये जंग अजीम सोम की सिचुएशन बने, तब बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। किस तरह अवॉइड किया गया उस वक्त 73 बरस कबल जंग अजीम सोम को, और आज ठीक 73 बरस के बाद सेम वही सिचुएशन इन तीनों बड़ी ताकतों के दरमियान ऐन उसी मकाम पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर आज से 73 बरस कबल थी कोरिया। उस वक्त तो खैर कोरिया हुआ करता था, आजकल ये डिवाइड हो चुका है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में डिवाइड हो चुका है। किस तरह से डिवाइड हुआ उसकी भी रीज़न आपको बताऊंगा, और आज दोबारा से ये मामला, ये तनाज़ा, ये बड़ी जंग की बातें जो कि अभी तक तो हमें नज़र आ रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक, यूरो अटलांटिक कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन्स हैं, लेकिन ये इंडो पैसिफिक के अंदर टेंशन्स क्यों एक मरतबा फिर से इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं, उसकी वजह नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की इस गुफ्तगू में सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And a warm welcome to our close partners, Australia, Japan, New Zealand, and the Republic of Korea, and also to the European Union. It is great to see you all here together again. NATO is a regional alliance between Europe and North America, but the challenges we face are global, and our security is interconnected. What happens in the Euro-Atlantic region matters for the Indo-Pacific, and what happens in the Indo-Pacific matters to the Euro-Atlantic. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की। कहाँ पर मौजूद हैं नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग? आपको मालूम है वो मौजूद हैं लिथुआनिया के अंदर। लिथुआनिया के अंदर क्या चल रहा है? लिथुआनिया के अंदर चल रहा है नेटो का बहुत इंपॉर्टेंट समिट, और इस समिट के अंदर दीगर जो कंट्रीज शरीक हैं वो यूरो अटलांटिक कंट्रीज नहीं हैं, बल्कि वो इंडो पैसिफिक के कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जिसे हम कह सकते हैं नेटो प्लस भी इन्हें कहा जाता है, और जो नेटो लाइक अलायंस का वर्ड इस्तेमाल करता है चाइना। तो चाइना ने ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने आपको सुनवाई नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, उसके बाद चाइना की जानिब से बहुत सख्त किस्म का रिस्पॉन्स सामने आया, रद्द-ए-अमल सामने आया। ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी। चाइना ने कहा कि बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा अगर नेटो को एशिया की जानिब फैलाने की कोशिश की अमेरिका और उसके इस हाईनास के टोले ने, तो फिर बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ना सिर्फ चाइना बल्कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से भी बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। नॉर्थ कोरिया तो खैर अल्फाज में रद्द-ए-अमल नहीं देता, बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके नॉर्थ कोरिया ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इससे कबल भी नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो ये आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी। किम जोंग उन ने स्टेटमेंट जारी की इस जंग के दौरान, अभी रिसेंटली गुज़िश्ता महीने की स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। किम जोंग उन ने कहा कि जस्टिस इज श्योर टू विन and the Russian people will continue to add glory to the history of victory। ये किम जोंग उन के अल्फाज हैं, और उन्होंने इस जंग के दौरान इस तरह की मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स भी जारी की, और इस तरह के मुतअद्दिद जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी फायर करके नॉर्थ कोरिया ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। और रिसेंटली नॉर्थ कोरिया के सरबराह ने एक और स्टेटमेंट जारी की कि अमेरिका के जासूस तैयारे, जिन्हें वो कहते हैं कि हम सर्वेलेंस प्लेन्स भेजते हैं, जैसे साउथ चाइना सी के अंदर भी भेजे जाते हैं, तो यहाँ पर भी अमेरिका चौकीदारी करता है। तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अगर आपका चौकीदार तैयारा हमें अपनी फजाओं के गिर्द भी भटकता नजर आया तो हम क्या करेंगे, हम उसे मार गिराएंगे। इतनी ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट जो है वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की जानिब से सामने आई। तो ये जो कोरियन पेनिनसुला है, या फिर यूं कह लें कि इंडो पैसिफिक के अंदर टेंशन ज़्यादा हाई हैं, नॉर्थ अटलांटिक या यूरो अटलांटिक की बात करें उससे अगर कंपेयर करें तो इंडो पैसिफिक के अंदर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। चाइना की साइड की बात एक सेपरेट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तनाज़े की, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तनाज़े को भी अगर आप जूम आउट करके देखें तो ये भी रशिया वर्सेस नेटो है। ना सिर्फ रशिया वर्सेस नेटो बल्कि रशिया चाइना एक तरफ हैं और नेटो एक तरफ है, तो यहाँ पर टेंशन्स हाई होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर इसकी हिस्ट्री को आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको पूरी दुनिया के अंदर जो भी टेंशन्स हैं उनकी बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को बगौर सुन लिया, इस तारीख को अगर आप समझ गए, तो आपको सारी ये जो चपकलश है चाइना, रशिया, अमेरिका, नेटो ममालिक के दरमियान और दुनिया के कोने कोने में जहां पर भी रशिया और अमेरिका आमने सामने हैं, तो उसकी बुनियाद आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। अब पहले के दौर में 7th सेंचुरी की मैं आपको बात बता रहा हूं। 7th सेंचुरी में हुआ करती थी शिल्ला डायनेस्टी। यहाँ पर ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जहाँ पर हैं उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि शिल्ला डायनेस्टी यहाँ पर हुआ करती थी, यानी कि किंगडम हुआ करता था, एक पूरे का पूरा कोरिया का किंगडम हुआ करता था, किंगडम ऑफ कोरिया उसे कहा जाता था। अब किंगडम ऑफ कोरिया के अतराफ अगर नज़र दौड़ाएं तो बहुत बड़े बड़े जायंट्स बैठे हुए थे। एक जानिब तो रशियन एम्पायर था, दूसरी जानिब नज़र दौड़ाएं तो चाइना था। उस वक्त ये चिंग डायनेस्टी हुआ करती थी, चाइना नहीं हुआ करता था, चिंग डायनेस्टी थी। और तीसरी जानिब जापान हुआ करता था, जापान भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, जो जापानीज एम्पायर है। और इन तीनों की नज़रें थीं इस कोरियन पेनिनसुला के ऊपर, क्योंकि इसकी एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी थी और भी कुछ रीजंस थी, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। खैर, इन तीनों जायंट्स की नज़रें थी कोरिया के किंगडम के ऊपर। लेकिन कोरिया के किंगडम के ऊपर, जो कोरिया के ऊपर रूल किया करता था जो सरबराह, उसकी यारी थी, दोस्ती थी चाइना की जो चिंग डायनेस्टी है उसके साथ। तो जब भी कोई मसला आता था, उस सरबराह को, जो कोरिया के किंगडम का सरबराह हुआ करता था, उसके खिलाफ अवाम जब भी एहतजाज करते थे तो कोरिया के किंग की मदद करने आती थी चिंग डायनेस्टी और आकर अवाम को एहतजाज को रोक देती थी। और वो जो रूलर था किंगडम ऑफ कोरिया का, वो इसी तरह से रूल करता रहता था, लेकिन अवाम खैर उससे तंग थे। फिर ओपियम वॉर जब आई और चाइना वीक होने लगा तो जापानीज एम्पायर जो थी काफ़ी ताकतवर हुआ करती थी, उसे अच्छा मौका मिल गया। उसने कहा ये बहुत अच्छा मौका है, चाइना काफ़ी वीक हो चुका है, चिंग डायनेस्टी काफ़ी वीक हो चुकी है, तो अच्छा मौका है कि कोरिया को ले जाते हैं यहाँ से और कोरिया को अपनी एम्पायर के अंदर हम शामिल कर लेंगे। पहली जंग हुई जापान और चाइना के दरमियान। ये जंग थी 1894 में ये जंग लड़ी गई, क्योंकि चाइना वीक हो चुका था ओपियम वॉर की वजह से। तो जापान ने चाइना को ये जंग हरा दी। अब चाइना जब ये जंग हार गया, साइनो जापानीज वॉर, तो फिर जाहिर है कि चाइना का चिंग डायनेस्टी का जो असर व रसूख था कोरिया के ऊपर, किंगडम ऑफ कोरिया के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। पीछे कौन रह गया? रशिया। रशिया जो है वो पीछे रह गया, जिसकी नज़र इस कोरिया के किंगडम के ऊपर हुआ करती। तो जापान और रशिया की जंग लगी 1904-1905 के दरमियान, जो है वो रूसो जापानीज वॉर हुई। और इस जंग का नतीजा क्या निकला? जापान ने रशिया जैसे जायंट को, बहुत बड़ी ताकत थी रशिया, जापान ने रशिया को शिकस्त दे दी। अब जापान रह गया अकेला और जापान ने ये जो किंगडम ऑफ कोरिया है इसको कंट्रोल कर लिया। फुली जो कंट्रोल आया किंगडम ऑफ कोरिया का, जापान की एक कॉलोनी बन गया किंगडम ऑफ कोरिया। ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि जापान के जो एम्पायर थी वो कितनी ज़्यादा वसी हुआ करती थी। इसके अंदर ये कोरिया भी शामिल कर लिया गया मुकम्मल तौर पर। 1910 में कोरिया जापान का हिस्सा बन गया और ये बहुत ज़्यादा, ये कहा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड था वो कोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड इसे कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इन्हें स्लेव्स बना लिया गया था, कोरियंस को जापानीज ने स्लेव्स बना लिया। ना सिर्फ ये बल्कि ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। ख़वातीन को कंफर्ट विमेन के तौर पर इस्तेमाल करती थी, सेक्स स्लेव्स के तौर पर कोरिया की ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाता था। और जापान ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया कोरिया के ऊपर और ये जुल्म और सितम तब तक जारी रहा जब तक दूसरी जंग अजीम स्टार्ट नहीं हो गई। आपको मालूम है कि दूसरी जंग अजीम में जापान बहुत ज़्यादा ममालिक के साथ लड़ रहा था, तो उसने दूसरी जंग अजीम के दौरान गलती क्या की, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया था। तो उसके रद्द अमल में आपको मालूम है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के दो शहर थे, उन पर जंग अजीम दोम के दौरान अमेरिका ने एटमी बम गिरा दिया। तो वहाँ से जापान ने फिर खैर हार मान ली थी। बहुत देर के बाद जापान ने हिरोशिमा पर बम गिरा
तो जापान ने हार नहीं मानी थी। फिर नागासाकी पर जब बम गिरा, एटमी बम, तो फिर जापान ने हार मान ली थी। नई नई चीज़ थी उस दौर में जो एटमी बम था, तो इसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसके असरात बहुत बुरे होते हैं और वो नस्लों तक फैलते हैं। जब जापान को ये बात समझ आई तो फिर जापान ने हथियार डाल दिए और हार मान ली। जापान के हार मानने के साथ जितनी भी कॉलोनीज जापान ने, जो जापानीज एम्पायर है उसने कंट्रोल कर रखी थी, इंक्लूडिंग कोरिया, उसे जापान को छोड़ना पड़ा। अब जब जापान ने कोरिया को छोड़ा तो फिर किसकी नजरें थी कोरिया के ऊपर? कोरिया के ऊपर इन तीनों की नजरें थी, अमेरिका, रशिया और चाइना। इन तीनों की नजरें कोरिया के ऊपर दोबारा से टिक गई। अमेरिका की नजर इसलिए क्योंकि अमेरिका ने कहा कि मैंने मारा ना जापान को, तो जो भी इसने छोड़ा उस पर मेरा हक बनता है। लेकिन अभी अमेरिका सोच ही रहा था कि सोवियत यूनियन ने आकर नॉर्थ साइड से कोरिया को कंट्रोल कर लिया और वहां से अमेरिका ने आकर साउथ साइड से कोरिया को कंट्रोल कर लिया, यानी कि नॉर्थ और साउथ। अब आपको समझ आ रही होगी। खैर, यहां पर अमेरिका और रशिया आमने सामने जब आ गए कोरिया को हासिल करने के लिए, तो इन दोनों बड़ी ताकतों ने एक मुआहिदा साइन कर लिया। इस मुआहिदे को कहा जाता है यूएस सोवियत ज्वाइंट कमीशन। ये यूएस सोवियत ज्वाइंट कमीशन बना और इस कमीशन ने ये तय किया कि कोरिया को 5 साल के बाद आज़ादी दे देंगे। फिलहाल 38th पैरेलल के तहत आधा तुम्हारा आधा हमारा, यानी कि नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर का और साउथ कोरिया अमेरिका का, इन्होंने बांट लिया कोरिया को आपस में और दरमियान में एक लाइन खींच दी। उस लाइन को कहा जाता है 38th पैरेलल। 38th पैरेलल पर इन दोनों बड़ी ताकतों ने कोरिया को टुकड़ा करके उसका दरमियान में से उसको डिवाइड कर लिया और तय क्या पाया कि 5 साल के बाद कोरिया को, पूरे के पूरे कोरिया को आज़ाद कर दिया जाएगा। और कोरिया के अवाम भी, जो कि बहुत ज़्यादा जुल्म सितम सह चुके थे जापानीज एम्पायर का, उन्हें आज़ादी चाहिए थी। उन्होंने कहा ठीक है, 5 साल के बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी, हमें मंजूर है। लेकिन हुआ ये, इन 5 सालों के दौरान, क्योंकि जंग अजीम दोम के बाद आपको मालूम है कि अमेरिका और रशिया के दरमियान एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान एक जंग स्टार्ट हो चुकी थी। यूएसएसआर ये चाहता था कि पूरी दुनिया कम्युनिस्ट रंग में रंग जाए और अमेरिका ये चाहता था कि पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट रंग में रंग जाए। और इन दो टुकड़ों में भी इन्होंने अपना अपना रंग करना स्टार्ट कर दिया था, नॉर्थ कोरिया के अंदर भी, साउथ कोरिया के अंदर भी। और 5 साला मुआहिदा, 5 साल मुकम्मल होने से कबल कोरिया के अंदर एक कोल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो गई कम्युनिस्ट्स और कैपिटलिस्ट्स के दरमियान। अब इन्होंने कहा कि हमें डिवाइड ही कर दो, आज़ादी तो हमें चाहिए, लेकिन हम इसी तरह रहना खुशी से पसंद करेंगे कि कम्युनिस्ट एक साइड पर हों और कैपिटलिज्म के हामी जो हैं वो दूसरी साइड पर हों। और ये चक्कर भी खैर अमेरिका और रूस का ही चलाया हुआ था कि इन्हें डिवाइड कर दो अपने अपने रंग के अंदर। तो हुआ ये कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया और इन दोनों के अंदर 2 सरबराह जो हैं, वो सरबराह भी अमेरिका ने, जो साउथ कोरिया के अंदर जो सरबराह आया सिंगमैन री, ये अमेरिका का हामी था। और नॉर्थ कोरिया के अंदर जो सरबराह आया वो यूएसएसआर का हामी था, किम इल सोंग। ये किम इल सोंग जो हैं वो आज जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं, किम जोंग उन, ये उनके दादा थे। ये आ गए नॉर्थ कोरिया के सरबराह और ये नॉर्थ कोरिया हो गया डिवाइड 1948 में डिवाइड हुआ। और यहाँ से जो यूएसएसआर की या फिर अमेरिका की जो आर्मी थी, जो फौजी थे, उन्होंने यहाँ से विड्रॉल का अमल स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये अपनी डेवलपमेंट पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कोशिश ये थी कि पूरे के पूरे कोरिया को हासिल किया जाए और पूरे के पूरे कोरिया के अंदर एक ही निज़ाम के तहत पूरे के पूरे कोरिया को चलाया जाए, या तो कम्युनिज्म निज़ाम के तहत चलाया जाए या फिर कैपिटलिज्म निज़ाम के तहत चलाया जाए। अब कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो आपको साउथ कोरिया के नीचे एक आइलैंड नज़र आ रहा है, इस आइलैंड को कहा जाता है जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड वो आइलैंड था जहां से ये जंग स्टार्ट हुई, कोरियन वॉर 1950 के अंदर कोरियन वॉर स्टार्ट हुई। जेजू आइलैंड के अंदर जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाईजान हम तो शामिल हो गए साउथ कोरिया के साथ, लेकिन हम तो कम्युनिज्म को पसंद करते हैं, तो हम तो नॉर्थ कोरिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर बड़े एहतजाज, मुजाहरे स्टार्ट हो गए और उन मुजाहरों का इल्ज़ाम साउथ कोरिया ने किस पर आयद किया? उन मुजाहरों का इल्ज़ाम साउथ कोरिया ने आयद किया किम इल सोंग, जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह थे, उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि हो गए तुम शुरू
यानी कि कम्युनिज्म की जो रंग में रंगने का चक्कर था वो तुमने चलाना स्टार्ट कर दिया। तो साउथ कोरिया ने इस आइलैंड पर अपने फौजी भेजे और उन फौजियों ने 30,000 लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिया इस आइलैंड जेजू आइलैंड के ऊपर। अब जेजू आइलैंड के ऊपर 30,000 जब कोरियन मरे जो कि कम्युनिज्म को पसंद करने वाले कोरियंस थे, तो फिर नॉर्थ कोरिया को गुस्सा आ गया। नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था इन 1-2 सालों के दौरान, जब से इन्हें डिवाइड किया गया था और यहाँ से विड्रॉ किया था। अमेरिका और रशिया की जो आर्मीज़ हैं, जो फौजी हैं, उन्होंने विड्रॉ किया था। उसके बाद से लेकर 1-2 साल के अंदर नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा पावरफुल क्यों हो गया था? क्योंकि सोवियत यूनियन ने इसे भर भर कर असलहा गोला बारूद नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड किया। ना सिर्फ असलहा गोला बारूद, बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये जो वॉर थी, ये जो हमला किया नॉर्थ कोरिया ने, उसमें भी पूरी यूएसएसआर की प्लानिंग शामिल थी। बहरहाल नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला किया, 75,000 फौजी अपने साउथ कोरिया के अंदर उतार दिए और दिनों के अंदर जो सोल है साउथ कोरिया का दारुल हुकूमत, उसको दिनों के अंदर नॉर्थ कोरिया ने कंट्रोल कर लिया। और यहां पर नॉर्थ कोरिया रुका नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया धकेलता रहा साउथ कोरिया को, यहां तक कि साउथ कोरिया बिल्कुल कोने में जाकर एक आज जो शहर है साउथ कोरिया का वो बच गया। तो साउथ कोरिया के पास क्या ऑप्शन था? साउथ कोरिया के पास ऑप्शन ये था कि उसने पीछे मुड़कर देखा अमेरिका बहादुर को कि किधर हो तुम, तुम्हारा ही तो आसरा है, तुम्हारा सहारा है, तुम आओ और नॉर्थ कोरिया को पीछे धकेलो। अभी तक अमेरिका क्यों नहीं आया था इस जंग के अंदर? उसकी 2-3 वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि यूएसएसआर तब तक एक एटमी ताकत बन चुका था और अमेरिका इसलिए इस फड्डे में नहीं पड़ा कि अगर हम इस जंग में उतरते हैं तो यूएसएसआर जो कि एक एटमी ताकत बन चुका है और अमेरिका ऑलरेडी एक एटमी ताकत था, तो ये एक बड़ी जंग, तीसरी आलमी जंग लग जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए अमेरिका इस जंग में अभी तक नहीं उतरा था, लेकिन अमेरिका ने फैसला किया कि हम इस जंग में उतरेंगे। और उस फैसले की वजह क्या थी? उस फैसले की वजह थी, अगर आपको चाइना की हिस्ट्री मालूम है कि वहाँ पर भी एक कोल्ड वॉर हुई थी कम्युनिस्ट और जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनके दरमियान। तो वो कोल्ड वॉर कौन जीत गया था? वो कोल्ड वॉर जीत गई थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो अमेरिका ने कहा कि अगर यहाँ पर भी हम खामोश रहे तो यहाँ पर भी कम्युनिज्म के रंग में पूरे का पूरा कोरिया जो है वो रंग दिया जाएगा। यूएसएसआर जो है वो पूरे के पूरे कोरिया पर अपना परचम लहरा देगा। इसलिए अमेरिका ने फैसला किया कि चलो जी उतरते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इस जंग के अंदर। अमेरिका उतर गया और बड़ी एक प्यारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ जो है उसके साथ अमेरिका उतरा इस जंग के अंदर, यानी कि पानी से भी और ज़मीन से भी, जापान के रास्ते से भी हमला किया अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर और नॉर्थ कोरिया को धकेल दिया। अमेरिका की आर्मी ने नॉर्थ कोरिया की पावरफुल आर्मी को, जाहिर है अमेरिका के सामने तो पावरफुल नहीं थी, तो अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया की आर्मी को धकेल दिया। जब नॉर्थ कोरिया की आर्मी को अमेरिका ले गया 38th पैरेलल पर, तो अमेरिका के सदर ने अपने कमांडर को कहा कि बस यहाँ पर रुक जाओ, ज़्यादा शोधे होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम बातचीत की टेबल पर बैठेंगे और ये जो मामला है दोबारा से यूएसएसआर के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कमांडर जो है उसमें हवा भर चुकी थी कि बड़ा प्यारा धकेला, मेरी प्लानिंग देख लो, मैंने नॉर्थ कोरिया जो कि तकरीबन पूरे के पूरे साउथ कोरिया को कंट्रोल कर चुका था, मैंने उसको किस तरह से पीछे धकेला। तो इस कमांडर ने प्रेसिडेंट की नहीं सुनी और इसने कहा कि नहीं नहीं, सबक तो अच्छी तरह सिखाएंगे, नॉर्थ कोरिया को हम दीवार से लगाएंगे। और अमेरिका के उस कमांडर ने यही किया कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी को वो धकेलता 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 पीछे ले गया, इतनी पीछे ले गया कि आगे आ गया चाइना और चाइना की टेरिटरी तक पहुंच गया अमेरिका नॉर्थ कोरिया को धकेलते धकेलते। और चाइना ने अपने लाखों फौजी खड़े कर दिए, ना सिर्फ खड़े किए बल्कि जंग में उतार दिए। और चाइना के लाखों फौजी जब नॉर्थ कोरिया के साथ इस जंग के अंदर उतरे तो उन्होंने अमेरिका को पीछे धकेलना स्टार्ट कर दिया। और फिर वहीं पर बात आ गई 38th पैरेलल के ऊपर, यानी कि आधा वो वहीं पर बात आ गई। तो फिर ये तीनों बड़ी ताकतें यानी कि चाइना, रशिया और अमेरिका जो इस जंग के अंदर उतर चुके थे, इन्होंने फैसला किया कि इसमें किसी की हार जीत नहीं होगी। ये धक्कम पेल, ये रस्सा कशी जो है वो तीसरी आलमी जंग में कन्वर्ट हो जाए। इससे बेहतर ये है कि आओ जी बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। और फिर से एक मुआहिदा तय किया गया। मुआहिदे के तहत ये तय पाया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया घूम फिर कर वहीं वेयर इज 38th पैरेलल, फिर से
एक बॉर्डर खींचा गया और 2 किलोमीटर का मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बॉर्डर को क्रॉस किया था। ये अमेरिकी लीडर थे, पहले अमेरिकी सदर थे और आखिरी थे मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस बॉर्डर को क्रॉस किया था। किम जोंग उन ने इनको वेलकम किया था। ये जो बॉर्डर है ये बहुत खतरनाक बॉर्डर है और बहुत ज़्यादा इसको मिलिटराइज्ड किया गया है, इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर किया गया है दोनों जानिब से, नॉर्थ कोरिया की जानिब से भी और साउथ कोरिया की जानिब से भी। ये जो 38th पैरेलल का बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान, इसके गिरदोनवा में जो 2 किलोमीटर का एरिया है, इसे डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर किया गया और फिर से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड कर दिया गया। यानी कि एक जानिब नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की सपोर्ट आज भी नॉर्थ कोरिया को मिलती है और नॉर्थ कोरिया जो है चाइना और रशिया का जहां तक मामला हो तो नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं किम जोंग उन या फिर किम यो जोंग, जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन हैं, उनकी बहन है ये किम यो जोंग। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं आपको बता दूं। किम यो जोंग का मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो ये जो सिस्टर हैं, ये जो बहन है किम जोंग उन की, ये बड़ी बहन है और ये कहा जाता है कि कोई भी तकरीर इनके हाथ से गुजरे बगैर किम जोंग उन के पास नहीं जाती। कोई भी फैसला किम जोंग उन अपनी बहन किम यो जोंग से मशवरा किए बगैर कोई भी फैसला ये ताकतवर लीडर नहीं करता। और किम जोंग उन, आपको लगता होगा कि बहुत सख्त स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, लेकिन कभी इनकी बहन किम यो जोंग की स्टेटमेंट्स अगर आप सुन लें रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान भी और अमेरिका को जिस तरह से वो बताती हैं या फिर वार्न करती हैं, तो आप भूल जाएंगे, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को भी भूल जाएंगे और किम जोंग उन को भी भूल जाएंगे अगर आपने किम यो जोंग की स्टेटमेंट सुन ली। बहरहाल इनकी जानिब से इस जंग के दौरान भी रशिया से मुतल्लिक बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स, बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट सामने आती रहीं और आजकल दोबारा से ये टेंशन्स क्यों हाई हो गई हैं उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि नेटो के समिट के अंदर जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है और चाइना मुतअद्दिद मरतबा अमेरिका को वार्न कर चुका है कि ये जो अपनी लड़ाई है, जो तुम्हारी यूरो अटलांटिक की लड़ाई है, उसे इंडो पैसिफिक के अंदर मत खींचो। तुम्हारा जो अलायंस है, सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस, जो कि यूरो अटलांटिक अलायंस है, उसे यहाँ पर इंडो पैसिफिक के अंदर मत फैलाओ। डिफरेंट नाम उसे देकर, क्वाड का नाम देकर उसे मत फैलाओ, नेटो प्लस का नाम देकर उसे मत फैलाओ यहाँ पर। और जो ये नेटो लाइक अलायंस तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो इंडो पैसिफिक के अंदर, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत स्वेर किस्म के होंगे। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो टसल है रशिया और अमेरिका के दरमियान और चाइना का बीच में किरदार, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के दरमियान ये जो टसल है, ये सिर्फ यूरो अटलांटिक कंट्रीज तक महदूद नहीं है। रशिया और यूक्रेन की जंग का मतलब ये नहीं है कि जो इंडो पैसिफिक है उसके अंदर टेंशन्स नहीं बढ़ रही, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उसकी वजह है अमेरिका बहादुर और उनके हाइनास का ये टोला, जो कि सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं है बल्कि अमेरिका अपने पर फैला रहा है, अपने इत्तेहादी बना रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी। और उन इत्तेहादियों को बड़े बड़े जो समिट होते हैं इनमें इनवाइट किया जाता है और फिर चाइना को, रशिया को, नॉर्थ कोरिया को एक मैसेज दिया जाता है कि तैयार हो जाओ कि अगर कोई बड़ी जंग स्टार्ट होती है तो फिर तुम्हारी भी खैर नहीं होगी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। अब मैं अकेला नहीं हूं, अमेरिका बहुत सारे कंधे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ढूंढ चुका है, जिसके हवाले से चाइना और नॉर्थ कोरिया की जानिब से एहतजाज भी किया जाता है, वार्निंग्स भी सामने आती हैं। मैं आपको बता दूं कि चाइना की जानिब से भी अब मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही हैं साउथ चाइना सी के अंदर और चाइना भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है। जिस तरह नेटो समिट के अंदर इन्हें इनवाइट किया गया, जापान को, साउथ कोरिया को और इन कंट्रीज़ को, इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ को इन्वाइट किया गया, तो इस पर चाइना और नॉर्थ कोरिया की जानिब से भी एहतजाज सामने आ रहा है। अब आपको पूरी पिक्चर, पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि तीसरी आलमी जंग आज से तकरीबन 73 बरस कबल कोरिया, यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर तीसरी आलमी जंग के बादल छाए थे और आज भी ये बादल यहीं पर नज़र आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में खुदा न खास्ता कि अगर ये जंग बड़ी हुई तो फिर नॉर्थ कोरिया का एटीट्यूड आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया बाद में करता है, पहले मिसाइल मारता है। तो नॉर्थ कोरिया के जो टेम्परामेंट है, इनके लीडर्स का जो टेम्परामेंट है वो बहुत शॉर्ट है, तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं
कि अगर ये जंग बड़ी होती है रशिया और यूक्रेन की, यानी कि नेटो वर्सेस रशिया होती है, तो यहाँ से चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं कि किम जोंग उन या फिर चाइना, साउथ चाइना सी के अंदर टेंशन्स पहले बढ़ेंगी। यूरोप के अंदर क्योंकि आपको मालूम है इख्तलाफात हैं, इवन के नेटो कंट्रीज़ के अंदर भी, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी इख्तलाफात है, और उनका सिस्टम कुछ इस तरह से है कि वो बातचीत की टेबल पर बैठकर डिप्लोमेसी और इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कंधा ढूंढ लिया यूक्रेन का, या फिर शतरंज की बसात बिछा ली और उसके ऊपर चालें चलते रहे, सालों चलते रहे, जैसे हमारे अपने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं, उनके हवाले से बहुत सारे व्यूवर्स आप में से कह रहे थे कि गेम है तुर्की की, अब दिहाइयों से ये पता नहीं कौन सी गेम खेल रहा है, मुझे तो इसकी अगली चाल की नहीं समझ आती। खैर, जो नॉर्थ कोरिया है वो इस तरह से शतरंज की बसात बिछाकर इस तरह से चालें चलने वाले लीडर्स वो नहीं हैं, आपको मालूम है। नॉर्थ कोरिया के हवाले से डिटेल के साथ कभी आपको बताऊंगा कि इनका सिस्टम क्या है, इनकी आर्मी कैसी है। एक ही मैदान में इसने तरक्की की है इस मुल्क ने, और वो मैदान है जंग का मैदान, वो मैदान है डिफेंस का मैदान। ये न्यूक्लियर ताकत भी है जो नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया बात बाद में करता है, पहले मिसाइल चला देता है। तो अगर टेंशन्स बढ़ी रशिया और अमेरिका के दरमियान, तो ये यूरो अटलांटिक तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी मैंने आपको सिचुएशन बता दी। और बड़ी क्या, टेंशन्स बढ़ रही हैं। नेटो का इजलास जारी है और आज ये इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैसलों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के साथ ये इजलास इख्तिताम पजीर होने वाला है। नज़र रखेंगे इस इजलास पर, जो नेटो का इजलास है, इससे क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आती हैं। इस वक्त जो है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से कोई स्टेटमेंट फ़िलहाल सामने नहीं आई। उनकी अमेरिका के सदर जो बाइडन से भी आज मुलाकात स्केड्यूल है, उस मुलाकात के हवाले से, इस समिट के हवाले से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।